नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। बस्तर में श्री गोंचा पर्व की धूम है। 7 जुलाई से रथ यात्रा होगी। प्रदेश के मुखिया भी इस बार गोंचा मेले में शामिल होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रसिद्ध गोंचा पर्व 22 जून से शुरू हो चुका है। इन दिनों में भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में जगदलपुर में 7 जुलाई से रथ की शुरुआत होगी। रथ पर खुद भगवान जगन्नाथ सवार होंगे। शहर के 307 घर आरण्य ब्राह्मण समाज द्वारा गोंचा पर्व और रथ यात्रा की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस संबंध में महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आशा आचार्य ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि गोंचा पर्व मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और पूरे प्रदेश के लोगों को आमंत्रण दिया गया है। समाज प्रमुखों ने इस वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी गोंचा पर्व में शामिल होने का आमंत्रण दिया है, जिस पर सीएम ने भी आने का आश्वासन दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जगदलपुर शहर के सिरहासार चौक में, जहां पर जो है गोंचा की बड़ी धूम मची पड़ी है। हर तरफ जो है भगवान जगन्नाथ जी के नारे लग रहे हैं और जो है ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये जो रथ जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो है रथ यात्रा भी यहाँ पर हो रही है और जो बस्तर का जो गोंचा पर्व है वो लगभग 617 साल पुराना है और इसकी जो नींव जो जुड़ी हुई है वो जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है। हमारे साथ जो है इस 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार की यहाँ पर तैयारी चल रही है, क्योंकि इन्होंने जो है गोंचा पर्व को एक बहुत ही अच्छा पर्व की तरह बनाते हैं और बड़े धूमधाम से बनाते हैं। जी बताएं अपना परिचय देते हुए। मैं 360 आरण्य ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ श्रीमती आशा आचार्य। आज नेत्र उत्सव पर्व है और काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं नगरवासी सभी समाज के प्रबुद्धजनों को मैं नेत्रोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को बधाई देती हूँ। हमारे यहाँ आज नेत्रोत्सव का कार्यक्रम हुआ। भगवान 15 दिन तक अंसरकाल में चले गए थे, यानी अस्वस्थ थे। आज उनका नेत्रोत्सव हुआ, उनको भगवान का अंजन किए और विधि विधान से पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किया गया। फिर भगवान का अलंकार किया गया, उन्हें अलंकार से सुशोभित किया गया है अभी। और गोंचा की पूर्ण तैयारी है। कल से रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। भगवान कल रथ में विराजित होकर नगर भ्रमण करते हुए सभी नगरवासियों को दर्शन देंगे और गुंडीचा मंडप में भगवान अपने मौसी के घर विराजमान होंगे और उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को वो दर्शन देंगे। फिर हमारा 14 जोन में जो समाज के 108 गांव में जो बसे हुए हैं वो समाज के सभी भक्तगण आएंगे और बराबर 9 दिन तक हमारा अमनिया कार्यक्रम चलेगा, यानी कि भंडारा। वो सभी के लिए है, निःशुल्क है। सभी नगरवासियों से हम आग्रह करते हैं कि वो आए और भगवान जगन्नाथ का भोग को अर्पण करें। भगवान के भक्त को आमंत्रित करना तो नहीं पड़ता है, परंतु हम 360 घर आयोजक हैं, सभी को हम आमंत्रित भी करते हैं। और जगन्नाथ के भात जगत पसारत हाथ 9 दिन तक हमारा भंडारा निरंतर चलेगा। शुद्ध सात्विक घी से बना हुआ भोजन होगा। और पंचमी को माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढने निकलेंगे, जिसमें भगवान के साथ उनका विवाद होगा, एक संवाद होगा, बहुत सुंदर होगा। इसमें भी सभी हमारी बहनें सम्मिलित होते हैं। वहाँ पे हमारा मान्यता है कि वहाँ से सुहाग जो मिलता है वो हमारे अखंड सुहाग का प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। फिर बहुड़ा गोंचा होगा 8वें-9वें दिन में हमारा। फिर भगवान रथ में भ्रमण करते हुए वैसे ही नगरवासियों को दर्शन देते हुए श्री मंदिर में वो वापस होंगे। कहा जा रहा है कि इस बार गोंचा में जो प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी भी सम्मिलित होंगे, इसमें कितनी सच्चाई है?
हाँ, उन्होंने आश्वस्त किया है। हमने उन्हें न्योता देने के लिए रायपुर उनके उसमें गए थे, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि पंचमी या षष्ठी को वो यहाँ पर आएंगे। जी जी। हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कल से जो है रथ यात्रा प्रारंभ होगी, वैसे ही कुछ और भी बातें हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ में मौजूद है। जी, जो एक गोंचा के पर्व पे जो तुक्कियां चलाई जाती हैं, आखिर इसके विषय में कुछ बताएं कि ये क्या है? ये भगवान की सलामी देते हैं भगवान को। जी जी। भगवान के बांस का बना हुआ रहता है। स्वागत के लिए तोप चलाया जाता है एक प्रकार से। भगवान का स्वागत भगवान को सलामी स्वागत किया जाता है। जी, और जो प्रसाद जैसे हम ग्रहण करते हैं हर दिन यहाँ पर जो करवाया जा रहा है, जो भोज जो यहाँ पर करवाया जा रहा है, इसको लेके क्या आप लोगों को शासन की ओर से कुछ सहयोग प्राप्त होता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ 360 जो घर आरण्य ब्राह्मण समाज है ये करते हैं? ये हम 360 आरण्य ब्राह्मण समाज के ही उसमें किया जाता है। ये हमारे 108 गांव में हमारा समाज बसा हुआ है, वो उसको 14 जोन में बांट दिया गया है। वो क्षेत्रवासी आकर के यहाँ पर बराबर अमनिया का जो प्रसाद है वो चढ़ाते हैं, खाते हैं और पूरे भक्तगण को खिलाते हैं और अपने अपने घर को भी प्रस्थान करते हैं। कहीं ना कहीं गोंचा से जो है बस्तर के दशहरे की शुरुआत होती है, इस तरीके से कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, गोंचा पर्व के पश्चात भगवान जो देवशयनी होता है, तो भगवान के उसके बाद भगवान दर्शन नहीं देते, शुभ काम नहीं किया जाता है, शुभ काम नहीं होता है। फिर देव उठनी होता है, कलश स्थापना होता है। उसके बाद से भगवान के उठने के बाद शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह है और भी बहुत सारे शुभ कर्म होते हैं, वो शुरुआत होते हैं। उसके बाद माना जाता है कि अपना दशहरा का भी शुरुआत होता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं शहर में जो है तुक्की खेलते हुए कुछ असामाजिक तत्व किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इसके लिए कुछ आप संदेश देना चाहते हैं जो तुक्की खेलेंगे? हाँ जी, ये भी मान्यता है कि यदि तुक्की की गोली किसी के ऊपर लगती है तो उसके बदन के जो दर्द होते हैं, उसकी पीड़ा होती है, वो कम हो जाती है। ऐसी मान्यता भी है, पर तकलीफ भी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को लगता है। हाँ जी, भगवान को तुक्की जो है भगवान के ऊपर मारने का है। जैसे हम दशहरा में गोली से भगवान की सलामी देते हैं, तो इसी तरह गोंचा में ग्रामीण पेंग तोड़ करके लाते एक फल होता है और तुक्की परंपरा सालों से हमारे जो तुक्की बनाने वाले हैं वो बना रहे हैं और वो ला करके यहाँ पर तुक्की को बेचते हैं और उस बांस से जो है वो सलामी देते हैं भगवान को, ऐसी कहावत है। जैसे कि आपने देखा कि जो कल से जो यहाँ से गोंचा का पर्व बहुत ही धूमधाम से जो है मनाया जाएगा और जिसके लिए जो है पूरी तरह से तैयारियां किया जा चुका है 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के द्वारा। बस अब देखना है कि किस तरीके से ये जो पर्व जो बस्तर में लगातार बनाते आ रहे हैं, जहाँ हर गांव हर जगह से जो है लोग क्षेत्र में गोंचा पर्व की धूम देखी जा रही है। भक्त भी भगवान जगन्नाथ की भक्ति में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। अब 7 जुलाई से रथ यात्रा होगी, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे। पंचखाजुर में बिल्डिंग निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। बिजली विभाग के लिए तैयार हो रही है बिल्डिंग। अनियमितता से किया जा रहा काम कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सिर्फ नाम के लिए मिलाया जा रहा है सीमेंट। इंजीनियर भी सिर्फ कागजों पर कर रहे हैं निरीक्षण। बाहरी ठेकेदार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंखाजुर में बिल्डिंग निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। पंखाजुर में बिल्डिंग निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। बिजली विभाग के लिए बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। अनियमितता से तैयार किया जा रहा है बिल्डिंग को। इंजीनियर भी सिर्फ कागजों पर ही निरीक्षण कर रहे हैं। बाहरी ठेकेदार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। पंखाजुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिल्डिंग निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है। पंखाजुर में बिल्डिंग निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है। आरोप है कि बिल्डिंग के निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। इसके साथ ही सीमेंट भी सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंजीनियर्स भी केवल कागजों पर ही निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं बाहरी ठेकेदार
भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्व पखवाड़ा प्रारंभ, राजस्व प्रकरणों और अन्य राजस्व विषयों के संदर्भ में की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए 6 से 20 जुलाई तक राज्य के सभी जिलों में राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंत्री टंकराम वर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रकरणों के निपटारा के लिए इस समय पूरे प्रदेश में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किए हैं। ये राजस्व प्रकरण जो है, जो लंबित है, त्रुटि सुधार का, नामांतरण का, सीमांकन का, बटांकन का, छोटे छोटे काम है जिसके कारण किसान परेशान है, भूमि स्वामी परेशान है, तो उनको राहत दिलाने के लिए पहले बलौदा बाजार से शुरू किए। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बलौदा बाजार जिले में, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में आज 6 जुलाई है। आज 6 जुलाई को पूरे 32 जिले में शुभारंभ है और राजस्व पखवाड़ा 15 दिन तक चलेगा। किसानों की समस्याएं सुनी जाएगी और स्थल पे ही उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, चाहे वो बटांकन, सीमांकन, त्रुटि सुधार हो, जो कुछ भी विषय आएंगे। और दूसरी बड़ी बात, प्रदेश में सीमांकन विवाद को सुलझाने के लिए जियो रेफरेंसिंग का काम चल रहा है। जो इसरो के जो हमें मैप मिले हैं उनको आधार मान करके जियो रेफरेंसिंग जो है, हमारे अधिकारी मौजूद रहते हैं और वहां पे रख करके त्रुटि सुधार करके उनको क्लियर करते हैं। तो जियो रेफरेंसिंग होने के बाद सीमांकन संबंधी विवाद सुलझ जाएंगे। करीब 6-7 जिले में काम पूरा हो गया है। वजह के जिस मामले को तूल दे रहे हो, उनका कहना है कि सारंगढ़ में जो पटवारी को निलंबित किया जाए उसको बहाल किया जाए। हमने उस विषय को देखा है, एनआईसी से उनके पेपर भी निकलवाया है, तो उसमें पटवारी की गलती निकली है। अध्यक्ष को हम बोले हैं कि भाई पटवारी का निलंबन हो गया। निलंबन जो है पूरे सर्विस काल के नहीं रहती है, एक समय आने पे 2 महीने 4 महीने में बहाल कर दिया जाता है। और आप लोग हड़ताल पर मत जाइए, किसानों का काम है, जनहित में और सबके हित में आप हड़ताल को वापस लीजिए और काम पे लौटिए। आज से शुरू हो रहे हैं 32 जिले में, ये 15 दिन चलेगा और समय समय पर हम ये शिविर का आयोजन करते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले हमने पूरे प्रदेश में राजस्व मंडल पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे हमने आयोजन किया था। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसी को देखते हुए हमने बरसात में अभी 15 दिन का आयोजन किए हैं कि किसानों को पहुंच करके वहां पे उनके स्थल में ही उनका निराकरण करें। मंत्री जी मेरा 2 सवाल। एक तो राजधानी को लेकर है, राजधानी बने हुए इतने साल है, अभी भी जल भराव की समस्याएं यहाँ पर खत्म नहीं है। दूसरी बात, आपने पटवारी की समस्या को लेकर बोला कि पटवारी की समस्याओं को निदान के लिए हम प्रोग्रामर रखेंगे, लेकिन पटवारी अपने आप में समस्या है सर। हर पटवारी के वक्त में सर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहता है और आए दिन हम लोग देखते हैं सर कि किसी न किसी मुद्दे पर रिश्वत में मामले में सस्पेंशन और कार्रवाई होती है। तो पटवारी पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है, चाहे किसी की भी सरकार रही, उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, सरकार विफल नहीं रही है और पटवारी, जैसे कभी कभी आता है कि हमारा भूया सॉफ्टवेयर या भू नक्शा सर्वर में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए जिले में हम एक प्रोग्रामर बिठाए हैं और सभी से हम यही कहते हैं कि किसानों का कार्यालय का चक्कर मारना मत पड़े। आप और हम जनता की सेवा के लिए बने हैं, जनता की सेवा करें, उनके काम को समय पर निपटाएं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा में संशोधन विधेयक भी लाए हैं कि जितने भी अविवादित प्रकरण हैं जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, उनका 3 महीने के अंदर निपटारा करें और जो विवादित है उसको 6 महीने के अंदर उसका निपटारा करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लाया गया है। यदि समय सीमा में कोई काम नहीं करते हैं तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूर्ववर्ती हमारे भाजपा सरकार में जो प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाता था इसका मुझको आइडिया नहीं है, पर इस समय अभी जो पिछला हमने किया था उसमें 1.5 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि बांटे थे और इस समय भी वही तैयारी है।
देखिए, नक्सल क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जब से हमारी भाजपा सरकार बनी है, नक्सलाइट का सफाया हो रहा है। वहां पे विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और लोग नक्सलाइट जो है स्वयं से आकर के समर्पण कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि भाजपा के आने के बाद शांति बहाली हुई है। ये बिजली बिल में जो 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, उसमें बताया गया था कि राजस्व घाटे की बात कही जा रही है। देखिए, भाजपा सरकार आने के बाद और भाजपा सरकार और मोदी जी की गारंटी में बहुत सारे विषय आए थे। महतारी वंदन योजना, किसानों को बोनस, किसानों की फसल की दर में वृद्धि, प्रति एकड़ 21 कुंटल की खरीदी, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो उन सबको पूरा करने के लिए कहीं न कहीं उतार चढ़ाव लाना पड़ता है। लंबित प्रकरणों के निपटारा के लिए इस समय पूरे प्रदेश में राजस्व पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कुल गीत, राजगीत एवं राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, जहां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज 6 जुलाई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। आज उनको विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे पावन दिन में आज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का ये 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न हो रहा है। ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति आदरणीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, इस दीक्षांत समारोह के दीक्षांत वक्ता श्री भैयाजी जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी और राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, बिलासपुर नगर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी, विधायक श्री अटल श्रीवास्तव जी, विधायक श्री दिलीप लहरिया जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वंश गोपाल सिंह जी, अन्य विश्वविद्यालयों से आए सभी कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहायक पत्रकार साथियों और सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, आज की इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दीक्षांत समारोह में पधारे आप सभी गणमान्यों तथा विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों को इस विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस अवसर पर जिन 98 प्रतिभावान विद्यार्थियों ने 159 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र यह विश्वविद्यालय अपने अकादमिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के साथ नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दूरस्थ अंचलों में बसे ऐसे शिक्षार्थियों जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं या नौकरी पेशा वर्ग के ऐसे साथी जो अपने भावी सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। मैं स्वयं भी राज्य के दूरस्थ क्षेत्र जसपुर का हूं, इसलिए भी मैंने हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों के लोगों की कठिनाइयों को बहुत निकट से देखा है। मैं दूरस्थ अंचलों में बसे हमारे राज्य के लोगों की कठिनाइयों को महसूस कर सकता हूं। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य उच्च शिक्षा आपके द्वार के अनुरूप उस शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए
लगातार प्रयास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा ही वह वृक्ष है जिसे जितना सींचेंगे उससे उतने अच्छे फल मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे शिक्षा पद्धति भी बदलती जा रही है। यह बदलाव समाज की मांग के अनुसार हो रहा है। समाज बदल रहा है, समाज की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। हमारी शिक्षा पद्धति गुरुकुल परंपरा से आगे आज तकनीकी विकास के साथ सर्वसुलभ हो रही है। लेकिन इस बदलाव में हम सबको एक बात अवश्य याद रखना चाहिए और वह है परोपकार। एक दूसरे की मदद करते रहना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कितनी भी विपत्तियां आएं, हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों विद्वानों ने इसलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए काम करते रहने का संदेश दिया है। इसी सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम पुनः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपनी शिक्षा पद्धति को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होने से विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकेंगे, कौशल सीख सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों के हुनर को और अधिक निखारने में मदद मिलेगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 235 विश्वविद्यालयों की उस सूची में शामिल किया गया है जो संयुक्त अथवा दोहरी डिग्री दे सकता है। अब यह विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त डिग्री अथवा दोहरी डिग्री के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकता है। यह खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय से भी जुड़ सकेंगे। मेरा सुझाव है कि विश्व के लोगों को छत्तीसगढ़ की भाषा और संस्कृति से परिचय कराया जाए। इस दिशा में एमए छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम की शुरुआत इस विश्वविद्यालय ने की है। यह सराहनीय कदम है। हमारा प्रदेश धर्म, आध्यात्म, भाषा, संस्कृति का प्रणेता है। वल्लभाचार्य जी, बाबा गुरु घासीदास, गहरा गुरु जैसे अनेक महान संतों ने इस राज्य में धर्म और अध्यात्म का प्रसार किया है। बहुप्रतिभा के धनी साहित्यकार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।